फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम करेंगे 10th क्लास की जो हमारी एनसीईआरटी है उसमें जो लगा है हमारा यशपाल जी की ये व्यंग्य प्रधान रचना लखनवी अंदाज। इससे पहले हमने स्वयं प्रकाश जी की कहानी नेताजी का चश्मा और राम वृक्ष बेनीपुरी का जो रेखा चित्र है बाल गोविंद भक्त, ये दोनों कंप्लीट कर लिए थे। आज हम दो करेंगे। एक तो यशपाल का जो ये व्यंग्य प्रधान रचना है लखनवी अंदाज, और दूसरी सर्वेसर दयाल सक्सेना का जो ये मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ये भी शायद हमारा रेखा चित्र ही है। इनको दोनों को हम आज कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यशपाल का जीवन परिचय। सबसे पहले यशपाल जी का जन्म कब हुआ? 1903 में पंजाब के फिरोजपुर में। उसके बाद इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई? सन 1976 में। फिर इनके कहानी संग्रह दिए गए हैं ये ज्ञानदान, तरक का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वादुलिया, फूलों का कुर्ता, ये उल्लेखनीय है। और इनका उपन्यास है झूठा सच। ये झूठा सच इनका उपन्यास है विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। और भी ये इनके उपन्यास है अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात। इसको भी पढ़ लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। यूं तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग्य यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। कहना न होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। चलिए अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। जो हमारी छोटी सी रचना है लखनवी अंदाज। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था, भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। कौन सी क्लास का? सेकंड क्लास का। ये क्वेश्चन बन सकता है, कौन सी क्लास का टिकट लिया था? सेकंड क्लास का। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेदपोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। सोचा, हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो, या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा करने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफ़ेदपोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफ़ेदपोश के सामने कैसे खीरा खाएं। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओह! नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज, जनाब, खीरे का शौक फरमाइए। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भाप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया किबला, शौक फरमाएं। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे तौलिया रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिरे काटे और उन्हें गोदकर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत
एहतियात से छीलकर फाकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। देखो यहाँ पर कौन से स्टेशन का नाम आया है, लखनऊ स्टेशन। ग्राहक के लिए जीरा मिला, नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फाकों पर जीरा मिला, नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि प्रक्रिया में उनका मुख धीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल से अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्ला शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फाकों को देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया। इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही। मैदा भी जरा कमज़ोर है। मैदा का मतलब है अमाशय। मैदा भी जरा कमज़ोर है, किबला शौक फरमाए। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरों की फाकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। खीरे की एक फाक उठाकर होठों तक ले गए। फाक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गई। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फाक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फाकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। नवाब साहब ने खीरे की सब फाकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हूँ, यह है खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के तरीके को। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका ज़रूर कहा जा सकता है, परंतु एब्स्ट्रैक्ट यानी कि कोई अनोखा तरीका, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति हो सकती है? नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है, लेकिन होता है शकील। नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। ज्ञान चक्षु खुल गए। पहचाना, ये है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। यहाँ पर ये हमारा लखनवी अंदाज जो ये कहानी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद आगे इसके कुछ शब्दार्थ दिए, इन्हें भी देख लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं पेपर में। ये हमारे जो NVS, KVS, एस्टेट सब में आते हैं यहाँ से क्वेश्चन, जो जहाँ पे हमारी NCERT बुक लगी होती है। तो सबसे पहले दिया हुआ था मुफसिल होता है केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द का स्थान। सफ़ेद पोश यानी कि भद्र व्यक्ति। किफ़ायत, मितव्ययता या समझदारी से उपयोग करना। आदाब, अर्ज, अभिवादन का एक ढंग। गुमान, भ्रम। एहतियात, सावधानी। बुरक देना, छिड़क देना। स्फुरण होता फड़कना या हिलना। पलावित, पानी से भर जाना। पनियाती, रसीली। मैदा, अमाशय। तस्लीम, सम्मान में। सिर खम करना, सिर झुकाना। तहजीब, शिष्टता। नफासत, स्वच्छता। नजाकत, कोमलता। नफीस, बढ़िया। एब्स्ट्रैक्ट, सूक्ष्म, जिसका भौतिक अस्तित्व न हो या फिर अमूर्त। स्किल, आसानी से पचने वाला। ये जो है हमारा कंप्लीट। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जो रेखा चित्र है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक।
सबसे पहले जान लेते हैं हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म कब हुआ। इनका जन्म 1927 में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में जो है इनका जन्म हुआ, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। और ये साथ में ही आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, दिनमान में उप संपादक, पराग के संपादक रहे। सन 1983 में इनका आकस्मिक जो है निधन हो गया। इनकी जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की प्रमुख कृतियां हैं काठ की घंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खुटियों पर टंगे लोग, कविता संग्रह ने इनके पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, उपन्यास है इनका लड़ाई, लड़ाई जो है इनका कहानी संग्रह है, बकरी इनका नाटक है, भो भो, खो खो, बतूता का जूता, लाख की नाक, बाल साहित्य, चर्चे और चरखे उनके लेखों का संग्रह है। खुटियों पर टंगे लोग पर उन्हें क्या है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। चलिए आगे देखते हैं। ये भी पढ़ लेते हैं। सॉरी, पीछे मैंने इसको शायद रेखा चित्र बोलता है, रेखा चित्र नहीं है, संस्मरण है जो ये मानवीय करुणा की दिव्य चमक है। संस्मरण स्मृतियों से बनता है और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। फादर कामिल बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर का यह संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है। अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के जन्मे तो बेल्जियम यूरोप के रैम्स चैपल शहर में, जो गिरजों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है, परंतु उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाया भारत को। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं। सर्वेश्वर का फादर बुल्के से अंतरंग संबंध था, जिसकी झलक हमें इस संस्मरण में मिलती है। लेखक का मानना है कि जब तक रामकथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। तो ये हमारा क्या है, संस्मरण है। मैंने पीछे बोल दिया था कि ये रेखा चित्र है, सॉरी। चलिए हम अब पढ़ते हैं अपना संस्मरण, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। मानवीय करुणा की दिव्य चमक। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था, जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों? यह सवाल किस ईश्वर से पूछे? प्रभु की आस्था से जिसका अस्तित्व था, वह दे इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे? एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोके से ढकी आकृति, सामने है गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। मैं 35 साल से इसका साक्षी था। कितने साल से? जो राइटर है इसके साक्षी थे 35 साल से। तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। आज उन्हें बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बात करना कर्म के संकलन से भरना था। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। हमारी हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते, हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देते। मुझे अपना बच्चा और फादर को उसके मुख से पहली बार अन्न डालना याद आता है और नीली आँखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों। कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वह हमारे पास आकर रुकती, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया। अक्सर उन्हें देखकर लगता है कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर
उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था, 2 भाई, 1 बहन, माँ, पिता सभी थे। आपको अपने देश की याद आती है? मेरा देश तो अब भारत है। मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। हाँ, आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि, रैम्स चैपल। घर में किसी की याद? माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते देखा है। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर पास आती थी। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह इन चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता व्यवसायी थे, एक भाई वही पादरी हो गया, एक भाई काम करता था, उसका परिवार है। बहन सख्त और जिद्दी थी, बहुत देर से उसने शादी की। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, आप सब छोड़कर क्यों चले आए? प्रभु की इच्छा थी, वह बालकों की सी सरलता से मुस्कुराकर कहते। माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर फादर बुल्के सन्यासी होने जब धर्म गुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, तथा एक शर्त रखी, सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है कि मैं भारत जाऊँगा। भारत जाने की बात क्यों उठी नहीं जानता, बस मन में यह था। उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। पहले जीसैट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की, फिर 9-10 वर्ष कहाँ दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कलकत्ता से बीए किया और फिर इलाहाबाद से एमए। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। रामकथा उत्पत्ति का विकास परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए थे। फादर ने मातृलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतरण भी किया है, नीलपंछी नाम से। कौन से किसका इन्होंने रूपांतरण किया? देखो, मातृलिंग के प्रसिद्ध नाटक किसका है ये? मातृलिंग का प्रसिद्ध नाटक कौन सा? ब्लू बर्ड। और इसका रूपांतरण हिंदी में किया गया, इन्होंने नीलपंछी नाम से इसका रूपांतरण किया है। किसने? फादर कामिल बुल्के ने। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए और यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया। बाइबल का अनुवाद भी किया। वहीं बीमार पड़े, पटना आए, दिल्ली आए और चले गए। 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता वह मन से सन्यासी नहीं थे। रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद मिलने के बाद उसकी गंध महसूस होती थी। वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोजकर समय निकालकर, गर्मी सर्दी बरसात झेलकर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। यह कौन सन्यासी करता है? उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर मंच से इसकी तकलीफ का बयान करते, इसके लिए अकाट्य तर्क देते। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झंझुलाते देखा और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें देखा है। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था, किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। हर मौत दिखाई देती, जीवन को नहीं रहा। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों की झरती विरल शांति भी। आज वह नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्हें गले नहीं लगाया। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए
ताबूत जिस्म पर पड़ी थी। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर थिर थी। तरलता जम गई थी। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी, संकरी, उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़कों से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोले लेटी थी। ऊपर करील की घनी छां थी। कौन से वृक्ष की? करील की। और चारों ओर कब्रें और तेज धूप के वृत्त। जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण, उनके बीच में गैरिक वसन पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले इस संकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले खामोश दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे, सिमट आए थे। कब्रों के चारों तरफ फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ। रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उन्हें जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, फादर पुल के धरती में जा रहे हैं, इस धरती में ऐसे रत्न और पैदा हों। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर देह कब्र में उतार दी गई। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आंखों को गिनना शाही फैलाना है। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया, हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा हुआ और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलाता खड़ा था, जिसकी स्मृति में हम सबके मन में, जो उनके निकट थे, किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ। आगे इसके शब्दार्थ दिए हैं, थोड़े बहुत उनको कर लेते हैं। देखिए, जहरबाद का मतलब होता है गैंग्रीन। गैंग्रीन एक तरह का जहरीला और कष्ट साध्य फोड़ा। आस्था, विश्वास या श्रद्धा। देहरी, दहलीज। पादरी, ईसाई धर्म का पुरोहित या आचार्य। आतुर, अधीर या उत्सुक। निर्लिप्त, निर्लिप्त होता है आसक्ति रहित, जो लिप्त न हो। आवेश, जोश, लबालब भरा हुआ। धर्माचार, धर्म का पालन या आचरण। रूपांतरण, किसी वस्तु का बदला हुआ रूप। अकाट्य, जो कट न सके, जो बात काटी न जा सके। विरल, कम मिलने वाली। ताबूत, शव या मुर्दा ले जाने वाला संदूक या बक्सा। करील होता है झाड़ी के रूप में उगने वाला एक कंटीला और बिना पत्ते वाला का पौधा। गैरिक वसन, साधुओं द्वारा धारण किए गए गेरुए वस्त्र। श्रद्धानत, प्रेम और भाव, भक्ति युक्त पूज्य भाव। चलिए इसे पढ़ लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। परिमल, निराला के प्रसिद्ध काव्य संकलन की प्रेरणा लेते हुए 10 दिसंबर 1944 को प्रयाग विश्वविद्यालय के साहित्यिक अभिरुचि रखने वाले कुछ उत्साही युवक मित्रों द्वारा परिमल समूह की स्थापना की गई। परिमल द्वारा अखिल भारतीय स्तर की गोष्ठियां आयोजित की जाती थी, जिनमें कहानी, कविता, उपन्यास, नाटक आदि पर खुली आलोचना और उन्मुक्त बहस की जाती थी। परिमल का कार्यक्षेत्र इलाहाबाद था। जौनपुर, मुंबई, मथुरा, पटना, कटनी में भी इसकी शाखाएं रही। परिमल ने इलाहाबाद में साहित्य चिंतन के प्रति नए दृष्टिकोण का न केवल निर्माण किया, बल्कि शहर के वातावरण को एक साहित्यिक संस्कार देने का प्रयास किया।
फादर कामिल बुल्के 1909 से 1982 ये इनका जीवन परिचय दिया गया। शिक्षा MA PhD हिंदी। प्रमुख कृतियाँ रामकथा उत्पत्ति और विकास, रामकथा और तुलसीदास, मानस कौमुदी, ईसा जीवन और दर्शन। अंग्रेजी हिंदी कोर्स 1974 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ये हमारी दोनों जो है ये संस्मरण भी कंप्लीट हो गया और हमने जो पहले कहानी पढ़ी थी वो भी हमारी कंप्लीट हो गई। कल हम करेंगे अगली 2 रचनाएं। कल करेंगे मन्नू भंडारी की एक कहानी यह भी और महावीर प्रसाद द्विवेदी की स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। तब तक के लिए धन्यवाद।